हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें बात करनी होगी नर्ड्स इक्वेशन के लिए, बट उससे पहले जो एक छोटा सा पोर्शन हमारा बच गया था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे नर्ड्स इक्वेशन के लिए। अब देखो, हमने देखा था कि अगर आपके पास का कपल हो तो इन दोनों की हेल्प से आप एक सेल जनरेट कर सकते हो और उस सेल के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना होगा। मान लो कि आपका जो E0 सेल है या फिर E सेल है वो 1.1 वोल्ट से कम है। हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटरी अटैच की है। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो वो किसका है? एक एक्स्ट्रा बैटरी का। इस एक्स्ट्रा बैटरी को क्या क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो हमने हमारी जो बैटरी थी वहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अटैच कर दिया और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो लेस देन सेल पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमको पता है कि कॉपर और जिंक कपल का, ये कॉपर और ये जिंक कपल का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 1.1 वोल्ट। और हम जो बैटरी अटैच कर रहे हैं वो अज्यूम कर उससे कम वोल्टेज की बैटरी होगी। तब क्या होगा? नेचुरली जैसे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे वैसे जाएंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट है तो रिएक्शन नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे, है ना। रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी, आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और जब भी आपने ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा रखी है तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फाइन, तो ये पॉइंट हमें पता था। अब इसी की हेल्प से हम बना सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोड के नाम से जाने जाएंगे, जिस पीएच को मेज़र कर पाएंगे। जो पीएच हम पढ़ के आए थे 11th में वो हम मेज़र कर सकते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे। इसके अलावा केएसपी की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड कर पाएंगे। अगर E0 सेल पता है तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी हम कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है उसकी हेल्प से पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। उन सब के बेसिस में क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस थी, पीएच का मेज़रमेंट, केएसपी का मेज़रमेंट, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और हर एक टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारे आप मेज़र कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो ये सब हो पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नर्ड्स इक्वेशन से रिलेटेड। देखो, अरेंजमेंट सब सेम है, पहले के जैसा ही अरेंजमेंट था ऐसा अरेंजमेंट हमने कर दिया। कॉपर जिंक की रॉड ले ली, उसको कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन पोटेंशियल इफ द कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट 1 मोलर। अब तक की जो भी हमने थियरी देखी थी वो किसके लिए एप्लीकेबल है? जब ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा तब। इसलिए हमको नर्ड्स भाई साहब हेल्प करते हैं, जो वोल्टर नर्ड्स थे उन्होंने बताया इक्वेशन ले लो, मेरी इक्वेशन को यूज़ करो। इस इक्वेशन को यूज़ करने के बाद आपको कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे, कोई भी टेम्परेचर पे आपको E0 सेल डिफाइन होकर के मिलेगा। आपको कैलकुलेट करना हो E0 सेल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, देन यू कैन यूज़ माई इक्वेशन। तो ये थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर ली और वो कैलकुलेशन के चलते हमें एक इक्वेशन दे दी। एज इट इज़ आपको याद रखनी होगी, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि सर इसको कैसे याद रखें, ये कहाँ से आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आती है, जनरेट होती है थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर से, बट उससे पहले आपको थर्मोडाइनमिक्स समझनी होगी, उसके बाद अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपको याद ही रखनी होगी। तो हम डायरेक्टली याद रखते हैं। देखो इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF ln/Q। आई नो बहुत सारे टर्म आपको समझ में नहीं आए, समझते हैं वन बाय वन। ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल एट ए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेसिकली हमारे पास ये वोल्टेज की वैल्यू ही होगी, हमारे पास सेल पोटेंशियल है, वोल्टेज है, बट जब स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तब की बात है। स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हो मतलब क्या? मतलब आपके पास दूसरी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट
स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होगी। ये बात क्लियर है ई सेल के लिए। अब ये E0 सेल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया। तो ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर दो आप ये जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स कर दो, तब जो वैल्यू आएगी उसको हम E0 सेल कहेंगे। R तो वेल नोन है, यूनिवर्सल 8.314 लेंगे। T टेम्परेचर इन केल्विन होगा हमारे पास। N के लिए समझना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन। मैं अगर थोड़ा इजी कर दूँ तो बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको यहाँ पे लिखना होगा। कॉपर और जिंक की बात करो तो वहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे आएंगे, कुछ एक मैथमेटिकल नंबर होगा, उस F होगा। F इज़ अ फेराडे कांस्टेंट, इसकी एक फिक्स वैल्यू 96,487। हम थोड़ा राउंड अप करेंगे तो 96,500 ले लेंगे, है ना। हम 13 प्लस कर देंगे और 96,500 कूलम पर मोल की ये वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आई वो भी हमको समझना होगा, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। और देखो ये Q है वो क्वांटिनेंट है, जो हम 11th में पढ़े थे, रिएक्शन क्वांटिएंट। बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यू विल गेट Q। फाइन, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में एक मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, ए बी कंबाइन होकर के CD दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखूँगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे। इन सबको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और जो उनकी पावर है वो उनके कोफिशिएंट को रख देंगे। पावर की जगह पे क्या आएगा, कोफिशिएंट आएंगे। तो ये Q की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ, है ना। मुझे CD डिवाइड बाई AB तो मिल गया, इन सारी वैल्यू को मैं नर्न्स इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल नर्न्स इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो Q लिखा हो तो भी ठीक है, उसकी जगह पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, Q लिखना नहीं है हमको, तो हम Q की जगह पे C टू द पावर C, D टू द पावर D और A टू द पावर A और B टू द पावर B लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 R की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हमारे पास F कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर भी आप 73 ले सकते हो। हम ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको 0.0592 मिलेगा। R T कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी उसको लिख दिया। एक सम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस सेल वोल्टेज ऑफ अ डेनियल सेल रनिंग विथ दिस 0.1 मोलर जिंक सल्फेट एंड 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा डेनियल सेल का अरेंजमेंट है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन दे दिए दोनों का 0.1 और 0.5। सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन लिख देंगे सॉरी। अब केमिकल रिएक्शन में देखो, केमिकल रिएक्शन से हमको Q मिलेगा। Q कैसे डिफाइन करोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। E0 सेल कहाँ से आएगा, टेबल से। टेबल आपके पास जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखी हुई, उसमें जिंक कपल का वैल्यू देखना -0.76 होगा। उसी तरह से अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो हमारे पास +0.34 है। तो ये नर्न्स इक्वेशन के अंदर हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसको हमने लिख दिया, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 यूज़ होंगे, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो E0 सेल की वैल्यू पता है हमको, n की वैल्यू पता है। अब देखो E0 सेल टोटल फाइंड करना हो तो R - L करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप ऐसा बोल दो कैथोड माइनस एनोड करोगे। तो क्या करना है बेसिकली मैं आपको सिंपली बताता हूँ, बड़ी वैल्यू में से लेस करना होगा छोटी वैल्यू को। देखो इन सब में उलझो ही मत, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस करोगे तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.34 वाली। ये राइट लेफ्ट वॉट एवर सब भूल जाओ, बड़ी वैल्यू क्या है +0.34। तो उसमें से मैं माइनस करूँगा -0.76, तो माइनस माइनस प्लस और आ जाएगा 1.10 वोल्ट। अब देखो Q की वैल्यू प्रोडक्ट अपन रिएक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, जिंक 2+, कॉपर क्या था, रिएक्टेंट में क्या था, कॉपर 2+। अब देखो जो मेटल होते हैं उनकी 1 ली जाती है, तो जिंक और कॉपर को तो कंसिडर किया नहीं जाएगा, आपको कंसिडर जो आयोनिक फॉर्म में होंगे उसको। तो जिंक ऊपर आएगा, कॉपर आयन नीचे आएगा, दोनों का रेशियो लेकर के हम वहाँ पे लिख देंगे। सो ये सारा डेटा पुट करोगे तो नट आपको ऐसा दिखेगा, E0 सेल
-0.0592 डिवाइड बाई एन log जिंक 2 प्लस डिवाइड बाई कॉपर प्लस 2। सारी अब वैल्यू पुट कर देते हैं। E0 सेल हमको पता है 1.1 वोल्ट है, वो मैंने पुट कर दिया। फिर एन की वैल्यू 2 है, पुट कर दी। जिंक का और कॉपर का कौन सा 0.5, वो भी मैंने पुट कर दिया। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स करूँगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है मैं कर देता हूँ। आपके पास तो कैलसी होगा तो बेनिफिट है, थोड़ा नंबर दबाओ आपको आंसर मिल जाएगा 0.2 वाला। फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे, लॉग निकालेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यू विल गेट अ फाइनल आंसर 1.2। हमारे पास जो ओवरऑल फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 1.12 वोल्ट है। आपके पास E0 ई सेल मिल गया। ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखो पीएच मीटर हमारे पास होता है, आप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, से भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। एक छोटा से मार्कर टाइप का अरेंजमेंट होता है जिससे पीएच निकलेगा। एक सम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखो क्वेश्चन क्या है, अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ सॉल्यूशन विथ अ पीएच ऑफ 9, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो हमने आपको क्या बोला हुआ है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने pH 9 वाले सॉल्यूशन में रखा था। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना होगा कि पोटेंशियल एक्चुअल में कितना है ना। तो देखो देखने में डरावना लग रहा है, क्वेश्चन उतना टफ है नहीं। हम नर्न्स इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। एक ही तो बात सीखी है अब तक, नर्न्स इक्वेशन। देखो pH 9 है, उसका मतलब क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेंट -9 है। कैसे भाई, देखो याद करो 11th क्लास को, pH का फॉर्मूला होता था माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब pH का आंसर तो कितना है मेरे पास 9, लॉग कोई साइड लेकर क्या हो, यू विल गेट एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब क्या, 10 टू द पावर। तो पहले मैं माइनस को इस साइड जाने दूंगा, फिर लॉग को जाने दूंगा। ध्यान रखना पहले क्या जाएगा माइनस, फिर क्या जाएगा लॉग, तो बच का क्या क्या 10 टू द पावर -9 विल बिकम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया, 10 टू द पावर -9। अब देखते हैं, चलो आगे क्या करेंगे। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में, पानी में कितना है वो पता लग गया। अब रिएक्शन देखते हैं, H प्लस आयन क्या करेगा, रिडक्शन होगा, H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई देखने को मिलेगी। एक पॉइंट क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर आप अज्यूम करो कि प्रेशर आपने 1 एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, जो बाहर से प्रेशराइज करेंगे हाइड्रोजन गैस का वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमको मिल गई। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, बाहर से प्रेशर आ रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा E0 सेल की इक्वेशन को और E को, E हाइड्रोजन के लिए 0 ही होता है। अब नर्न्स इक्वेशन पुट करते ही देखो क्या मिल गया, इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 डिवाइड बाई n log Q। Q मतलब क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्शन जो ऊपर है आपके पास, ये रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन गैस, रिएक्टेंट मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैंने जैसे ही कर दिया तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो ऊपर आएगा और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नीचे। वैल्यू पुट की, थोड़ा मैथमेटिक्स किया, फाइनल आंसर -0.531 वोल्ट है ना। देख लो वैल्यू जो आगे लिखाई थी वही पुट की है एंड आई हैव आंसर -0.531 वोल्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अबाउट अ Daniell cell. Should we calculate the equilibrium constant for the Daniell cell? Yes, definitely. Then what we need to do? We just arrange the apparatus, start the battery, and then we must need to observe which kind of element is deposited over there. मतलब नर्न्स इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे जो Q था वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही स्पीसीज थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। कब तक चालू रहेगा, जब तक आपके पास रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन सेव नहीं हो जाती तब तक। मतलब ये Q की जो वैल्यू है उसमें जब तक दोनों में से कोई भी एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तब तक प्रोसीजर होगी। बट एक टाइम वो भी आएगा जब हमारे पास जिंक 2 प्लस आयन और कॉपर 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तभी भी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तब तो हम इसको K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिएक्शन स्टॉप कब होगी, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो समझो, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में प्रोसेस होगी, जब वोल्टेज हमको 0 देखने को मिलेंगे, वोल्ट मीटर पुट करोगे वहाँ पे 0 रीडिंग आएगा,
हमारे पास आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे टाइम पे हम है वहाँ पे के लिख देंगे। आपको जहाँ पे जिंक और कॉपर का रेशियो दिख रहा है ना, इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली के। मैं जिंक और कॉपर के रेशियो को सिंपली के से दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो के को ही आप कैसे डिफाइन करते हो, जिंक 2+ डिवाइड बाई कॉपर 2+, ये रहा ना। तो ये के सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पे। कुछ नहीं करना है, देखो नॉट्स इक्वेशन तो समझ गए थे। वहाँ पे क्या करना है, जिंक 2+ और कॉपर का जो रेशियो है वहाँ पे के सी लिख दो, बाकी काम खत्म। तो जैसे ही मैं मेरे पास पूरी इक्वेशन में के सी को सब्जेक्ट करना होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या करना होगा आपको, के सी की को लिख देना है जिंक 2+ डिवाइड बाई कॉपर 2+ की जगह पे। हम ये दो रेशियो की जगह पे जैसे ही के सी लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी। अब देखो अगेन ये सब जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर की जगह पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग के सी का मुझे फॉर्मूला मिल गया। लॉग के सी का फॉर्मूला क्या है, E0 इंटू एन वोल्ट डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअल में समझाना कि क्या ट्राई कर रहे हैं। कंसिडर मेड फ्रॉम अ हाफ सेल यूजिंग निकल। तो हमें क्या करना है, मैग्नीशियम और निकल को लेकर के एक हाफ सेल जनरेट करना है। फिर उसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो हमको दिया हुआ है। पूछा क्या है फिर तो, है ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दी है, 1 मोलर 1 मोलर। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल, ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओवन बिफोर प्रोसीडिंग। तो खुद से ट्राई करो भाई, ऐसे आंसर मत देखो। देखो अरेंजमेंट हो गया। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही है उसकी केमिकल रिएक्शन लिख देंगे। केमिकल फॉर्म में हम दिखाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, है ना। फिर क्या करेंगे, तो सेल फाइंड करना होगा पहले। ई सेल फाइंड करोगे तब जाकर के प्रोसीजर में पूरा आंसर आपको मिलेगा। तो पहले रिएक्शन लिख दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दिया, फिर यहाँ पे करना है। ई सेल कैसे फाइंड करोगे भाई, तो टेबल निकल की और मैग्नीशियम की दोनों वैल्यू लिखनी होगी। निकल और मैग्नीशियम की वैल्यू आपके पास होगी -0.25 और -2.36 वोल्ट। इसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी को लेस करोगे तो आपको E0 सेल मिल जाएगा। E0 सेल कितना मिल गया, 2.11, है ना। तो हमने E0 सेल फाइंड कर लिया 2.11। अब देखो बात यहाँ से स्टार्ट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और E0 सेल का रिलेशन लिख देंगे। देखो ये इक्वेशन आपको पता थी, डिस्कस किया था, 2.303 RT/NF log Kc, यही याद रखो, है ना। क्या हुआ है, ई सेल को हमने 0 मान लिया तो E0 सेल को सब्जेक्ट बना लो, ये इक्वेशन याद रखेंगे। पहले जो समझाई थी उसको भूल जाओ। नॉन्स इक्वेशन में ई सेल 0 हो जाता है, उसके बाद E0 सेल को सब्जेक्ट बनाएंगे, काम खत्म। क्या देखना है, अब आपको log Kc को सब्जेक्ट बनाना होगा। log Kc को सब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। n = 2 पुट कर दिया, E0 सेल पुट कर दिया, तो log Kc की जगह पे हमको मिल गया 71.5। सब कुछ सामने है आपके। अब मैं Kc को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एंटी लॉग लेना होगा 71.5 का। जैसे ही मैंने एंटी लॉग ले लिया, Kc की वैल्यू मेरे पास आ गई 3.16 × 10⁻71। ये Kc की वैल्यू मिल गई मुझको 3.16 × 10⁻71। क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना कि आपसे हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, होमवर्क के फॉर्म में जो इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में इसके जैसे क्वेश्चंस होंगे वो ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।